राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में डेगाना की खान है जो कि बहुत फेमस है। और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया है इसमें से टंगस्टन के उत्पादन के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर 1 टंगस्टन के लिए राजस्थान स्थित डेगाना खान फेमस है। एडम उत्प्रेरक के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? एडम उत्प्रेरक के नाम से। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं एडम उत्प्रेरक के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। सफेद स्वर्ण के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? सफेद सोना, सफेद स्वर्ण। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, आप कमेंट करके बताना, पेट्रोलियम या फिर प्लेटिनम। आपको कमेंट करके बताना पेट्रोलियम और प्लेटिनम में से सफेद सोना किसे कहते हैं। जिसको नहीं पता कमेंट कर देना कि सर मुझको नहीं पता, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जिसको नहीं पता लिख देना कि सर मुझे इसका आंसर नहीं पता। कमेंट करके बताओ सफेद सोना किसको कहते हैं, पेट्रोलियम या फिर प्लेटिनम। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो वायुयानों के निर्माण के लिए यहाँ पर धातुएं दी गई हैं, उसमें से पैलेडियम का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, पैलेडियम, इसका यूज होता है वायुयान के निर्माण के लिए। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो आपका जो कैडमियम प्रदूषण होता है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा इटाई इटाई रोग। ऑप्शन नंबर सी इटाई इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इटाई इटाई रोग राइट आंसर है। गैलेना का रासायनिक नाम इनमें से क्या है? गैलेना, तो गैलेना का रासायनिक नाम है आपका लेड सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी देखिए, जो लेड सल्फाइड लिखा है ये गैलेना का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। गैलेना के रासायनिक नाम के लिए लेड सल्फाइड। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं है, ऐसा क्यों? तो लेड का पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित इसलिए नहीं है क्योंकि ये वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न करता है, इसलिए पीने के पानी को इससे नहीं ले जा सकता। लेड पाइप के बारे में ये कथन आपका सत्य हो जाएगा यहाँ पर जो दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो जो सामान्य ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट आप जो देखते हो उसमें ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा होता है। ऑप्शन नंबर सी ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी क्या विशेषता है? पारे का तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, ऐसा क्यों, क्या विशेषता होती है पारे की? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पारे का उच्च संचालन शक्ति होती है, इस कारण से तापमापी में पारे का यूज किया जाता है। उच्च संचालन शक्ति होती है पारे की, याद रखिएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस धातु से किया जाता है? तो सोने का जो निष्कर्षण होता है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सिल्वेनाइट और कैलावेराइट, यहाँ पर आपको ए और बी ये दोनों आंसर सही है सोने के निष्कर्षण के लिए। सिल्वेनाइट और कैलावेराइट इन दोनों से जो है सोने का निष्कर्षण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, सोने के निष्कर्षण के लिए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम आपको बताना है कि लूनर कास्टिक का जो रासायनिक नाम है क्या होता है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लूनर कास्टिक के लिए, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी देखिए, सिल्वर नाइट्रेट ये आपका लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइट विधि का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनाइट विधि का प्रयोग किसके निष्कर्षण के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से चांदी के निष्कर्षण के लिए साइनाइट विधि का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए चांदी के निष्कर्षण के लिए जो है साइनाइट विधि का यूज होता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक धातु है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन एक धातु है पूछा गया है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सही राइट आंसर। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो धातु के लिए जो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जिंक एक धातु है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए जिंक लिखा हुआ है, तो जिंक जो है वो एक धातु है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिंक। अगला क्वेश्चन देखिए, वे कौन सी धातु हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती? सिल्वर रंग की नहीं होती, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तांबा और सोना, आपको दिख रहा होगा तांबा और सोना जो है ये सिल्वर रंग का नहीं होता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तांबा और सोना ये धातु हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि हरा थोथा या हरा कसीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? हरा थोथा या हरा कसीस किसका प्रचलित नाम है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है फेरस सल्फेट। ऑप्शन नंबर डी आपने पढ़ा होगा फेरस सल्फेट, इसको हरा थोथा या हरा कसीस कहा जाता है, ये प्रचलित नाम है फेरस सल्फेट का, हरा थोथा या हरा कसीस। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मैग्नीज की मात्रा उसमें आप जितनी ज्यादा मिलाएंगे कठोर होगा। स्टील को कठोरता प्राप्त करने के लिए मैग्नीज की मात्रा जितनी आप मिलाएंगे उतना वो कठोर होगा। लोहा का शुद्ध रूप इनमें से क्या है? लोहे के शुद्ध रूप में इनमें से क्या आता है? तो लोहा का शुद्ध रूप यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। ये लोहे का बिल्कुल शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लोहे का शुद्धतम रूप है आपका पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन की पोटाश एलम पानी के शोधन में उपयोगी है, क्यों? तो पोटाश एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि ये क्या करता है, यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित कर देता है। कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित कर देता है, इसलिए पोटाश एलम जो है वो पानी के शोधन में उपयोगी है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम इनमें से क्या है जो ऑप्शन दिए गए हैं? तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रेटेड एल्यूमिना। ऑप्शन बड़ी ये बॉक्साइट का रासायनिक नाम है, ऑप्शन बड़ी हाइड्रेटेड एल्यूमिना बॉक्साइट का रासायनिक नाम है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है किसके द्वारा? तो बॉक्साइट से यदि आपको एल्यूमिनियम धातु निकालना है तो आपको विद्युत अपघटन विधि को अपनाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी विद्युत अपघटन विधि को अपनाकर आप बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को अलग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक इनमें से कौन सा है? प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको प्रति अम्ल के रूप में उपयोग किया जाता है और ये एक क्षारक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला क्यों हो जाता है? खाने का जो नमक होता है बरसात के मौसम में गीला क्यों हो जाता है? तो इसका रीजन है सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असंजक अशुद्धता होती है, इस कारण से खाने का नमक गीला हो जाता है बरसात के मौसम में। आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी यदि आप देखोगे तो उसका जो पांचवा आवर्त है उसमें 18 तत्व हैं। ऑप्शन नंबर सी 18 तत्व है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से नियोन के अंदर शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है। ऑप्शन नंबर डी नियोन के अंदर होती है शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता।
प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य इनमें से क्या होता है? तो प्रत्येक आवर्त का जो आखिरी सदस्य होता है वह एक अक्रिय गैस होती है। ऑप्शन नंबर सी एक अक्रिय गैस होती है, राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है वो होता है आपका परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर ए परमाणु संख्या, राइट आंसर हो जाएगा। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व पहले तत्व की अपेक्षा कैसा होगा? तो हर जो आठवां तत्व है पहले तत्व की अपेक्षा जो है ये न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है पालन करेगा। ठीक है, याद रखना, समान गुण वाला होता है। हर आठवां तत्व पहले तत्व के समान गुण वाला होता है। ये रेड नहीं हुआ है, क्वेश्चन पूरा ये है, और ये जो है यही न्यूलैंड का अष्टक नियम कहलाता है, याद रखना। ठीक है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो रॉकेट के अंदर ईंधन के रूप में आपका उपयोग होता है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर सी द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का यूज होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन बताइए। तो 1 ग्राम ईंधन के द्वारा जो ऊर्जा निकलती है सर्वोत्तम ईंधन होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 1 ग्राम ईंधन से सबसे ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो आपका फायर एक्सटिंग्विशर की बात हो रही है और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का सांद्र विलयन रखा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशमन के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जो प्रयोग किया जाता है उसका रीजन है कि आग की गर्मी प्राप्त करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगा। आग की गर्मी को लेगा और उसके साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगा जिससे आग बुझ जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण क्या को क्या कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी प्रोड्यूसर गैस राइट आंसर है। लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, इसे क्या कहते हैं? तो यदि आप लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है और इसको जल गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जल गैस कहा जाता है, राइट आंसर है। क्लोरीन गैस बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त क्या होता है? यदि आपको क्लोरीन गैस बनानी है तो आप क्यूप्रिक क्लोराइड को उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्यूप्रिक क्लोराइड, राइट आंसर है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्लैटिनम चूर्ण का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी प्लैटिनम चूर्ण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज को एल्कोहल में इनमें से कौन सा एंजाइम बदलेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जाइमेज। ऑप्शन नंबर ए, ये ग्लूकोज को एंजाइम बदल देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। परम शून्य ताप इनमें से क्या है बताइए? परम शून्य ताप, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। परम शून्य ताप जो है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। किसी गैस को दबाने पर क्या होगा? तो किसी भी गैस को दबाएंगे तो दाब व ताप ये दोनों बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी दाब व ताप दोनों बढ़ जाएंगे किसी भी गैस को दबाने से। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो हाइड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट अवयव है और ये कहा गया था डेवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी डेवी ने कहा था कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह सोडियम नाइट्रेट को प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सोडियम नाइट्रेट राइट आंसर है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो सबसे अधिक हानिकारक विकिरण आपका विखंडन अभिक्रिया से पैदा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी विखंडन अभिक्रिया राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक हानिकारक अवयव पैदा होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है क्या? तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी अमोनियम क्लोराइड राइट आंसर है। आउटर लेंस प्रयुक्त होता है, तो आउटर लेंस जो प्रयुक्त होगा ये निकट दृष्टि दोष में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष में आउटर लेंस प्रयोग किया जाता है। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सक्षम कोशिका या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यूज करते हैं। यदि आपको कोशिका व जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखना है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता जो कमी हो जाती है उसको क्या कहते हैं? तो आंख को देखने में दिक्कत आती है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है और ये कहलाती है आपकी प्रेस बायोपिया। ऑप्शन नंबर बी प्रेस बायोपिया यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है फोटोग्राफिक कैमरे को कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फोटोग्राफिक कैमरा जो रहता है इसमें जो फिल्म होती है वो आंख की रेटिना की तरह कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी फिल्म राइट आंसर है। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाएगा? तो किसी भी अवरोध की कोर से जो प्रकाश मुड़ जाता है उसको विवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विवर्तन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रतिपादन किया गया है ये आपका आइंस्टाइन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी आइंस्टाइन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये प्रकाश की ध्रुवीकरण घटना जो है इसके कारण पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश की ध्रुवीकरण की घटना। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को उसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, इसका कारण क्या है? तो दोनों स्पीकर यदि एक साथ बजेंगे तो व्यतिकरण की घटना होती है। किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देगी, इसका कारण है व्यतिकरण। धीरे धीरे व्यतिकरण की घटना होती है और इसके कारण आवाज सुनाई नहीं देगी। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़कर दोगुना किया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो वायु में होती है 332 मीटर प्रति सेकंड की चाल। दाब को आप कितना भी दोगुना कर दो 332 मीटर प्रति सेकंड की ही चाल रहेगी। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वो इनमें से कैसा है? तो 2000 डिग्री सेल्सियस माप सकता है तो उसको पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खाना पकाने वाले बर्तनों के नीचे का हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो ये हिस्सा काला छोड़ा जाता है क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ऑप्शन नंबर बी काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है।
किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करेगी? तो किसी भी वस्तु की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ये आपकी पिंड के द्रव पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए, पिंड के द्रव पर राइट आंसर है। कोई पिंड ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह कैसा हो? ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषण करेगा यदि वो काला हो और साथ साथ खुरदुरा हो, तो ऊष्मा का पूरा अवशोषण कर लेगा, अच्छा अवशोषण कर लेगा। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी कैसे हो जाएगी? तो आपने देखा होगा डंडा हिलता रहता है घड़ी में, उस घड़ी को यदि आप चंद्रमा पर ले जाओगे तो वो घड़ी सुस्त पड़ जाएगी, क्योंकि वहां का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे यहाँ से अलग है। यदि केश नदी का व्यास दुगना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई कितनी होगी? तो यदि कांच की कोई आप ट्यूब लोगे, उसमें पानी भरा है, अब उसी कांच की ट्यूब को आप दुगना उसका व्यास कर दो, मोटा कर दो, तो पानी आधा रह जाएगा। सिंपल सा फंडा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? तो दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा, तो धंसेगा नहीं नीचे, लेट जाएगा तो पूरी मिट्टी पर फैल जाएगा, तो उसका वजन सिर्फ एक जगह नहीं लगेगा, पूरी मिट्टी पर फैल जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? तो यार जल का घनत्व अधिक होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर 4 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर है। स्टील की गोली जो रहती है पारे में तैरती रहती है, क्यों? तो पारे में आप यदि स्टील की बॉल डालोगे वो तैरती रहेगी, उसका कारण होता है पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उस पे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? धूल बाहर निकल आती है। आप छड़ी से मारोगे कालीन को और कालीन साफ हो जाता है, उसका धूल बाहर निकल आता है, ये कौन सा नियम है? तो ये गति का पहला नियम कहलाता है, ऑप्शन नंबर। इसके कारण क्या होता है? कालीन की पिटाई करोगे तो धूल बाहर निकल आती है कालीन से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या होती है? तो भौतिक मात्रा ज्योति होती है और उसकी इकाई होती है आपकी लक्स, ऑप्शन नंबर बी लक्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, सही मिलान नहीं है? तो देखो समुद्री मील ये नौसंचालन की दूरी की इकाई होती है, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति हॉर्स पावर ये पावर की इकाई होती है, शक्ति की, बिल्कुल सही है। और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये गलत है। अब आप कमेंट करके बताओ कि जो सेल्सियस है ये किसकी इकाई होती है? सेल्सियस किसकी इकाई होती है? ऊष्मा की तो नहीं होती। अब आपको कमेंट करके बताना है किसकी होती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं सेल्सियस के लिए, ताप या दाब, प्रेशर या टेम्परेचर। सेल्सियस किसकी इकाई होती है? कमेंट करके बताना। प्रेशर की होती है या आपकी टेम्परेचर की होती है? ताप या दाब में से कोई आंसर सही, कमेंट करके बताना, ठीक है? बल का ऐसा यूनिट क्या है? तो बल की ऐसा यूनिट, एक काम करो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी कमेंट करके बताना, ठीक है? इनमें से बल की ऐसा यूनिट क्या है? दो क्वेश्चन दिए मैंने आपको, एक तो सेल्सियस किसकी यूनिट है और बल की यूनिट क्या है, दोनों को आंसर कमेंट करके बताओ। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले फिजिक्स में आप ये पढ़ते हो, ठीक है? याद हो आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? किस कारण से एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? क्या रीजन है इसका? तो माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती, इसका आंसर है आपका एक तो आनुवंशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। आनुवंशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो जो क्वार्ट्ज है ये आपका कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सिलिकेट राइट आंसर है। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? तो टेफ्लॉन जो बनता है ये टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण के कारण बनता है, ऑप्शन नंबर डी। जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक कौन से थे? तो जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले जो यौगिक थे वो था आपका प्रोटीन तथा केंद्र अम्ल, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन तथा केंद्र अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। जीनों के साथ साथ वंशागति की परिघटना तथा पैतृक युग्मों को संतति में बनाए रखना, इसको क्या कहते हैं? तो ये आपका कहलाता है सहलग्नता, ऑप्शन नंबर बी सहलग्नता राइट आंसर है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो जो क्यूरी है ये आपकी रेडियोधर्मिता की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए रेडियोधर्मिता राइट आंसर है। कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैलोमल का रासायनिक सूत्र होता है आपका Hg2Cl2, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर है, Hg2Cl2 कैलोमल का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम भेदन क्षमता की तरंग इनमें से कौन सी है? सबसे ज्यादा भेदन क्षमता वाली तरंग। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से गामा किरण, ऑप्शन नंबर डी ये उच्चतम भेदन क्षमता वाली तरंग है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गामा किरण राइट आंसर है। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है इनमें से किससे? तो माइकोराइजा ये कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध होता है, ऑप्शन नंबर बी कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण क्या है? तो जलीय होना चाहिए। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण जो हैं ये आपके जीवाणु और कवक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जीवाणु और कवक राइट आंसर है। पौधों में जल का परिवहन होता है तो पौधों के अंदर जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होगा, ऑप्शन नंबर सी जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन किया है ये आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया है, ऑप्शन नंबर बी आर्थर कॉर्नबर्ग राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह वायु और प्रकाश से क्रिया करके विषैला पदार्थ बनाता है, यह विषैला पदार्थ क्या है? तो क्लोरोफॉर्म को जलीय रंगीन बोतलों में रखा जाएगा क्योंकि वायु और प्रकाश से जो क्रिया करके पदार्थ बनाता है वो होता है आपका फॉस्जीन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी फॉस्जीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूध में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व क्या है? तो दूध के अंदर आपका प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और आपका पोटेशियम और कैल्शियम भी होता है, सी ए और के, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम और पोटेशियम भी होता है दूध के अंदर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश का परावर्तन होता है, तो यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है तो 100% जो प्रकाश है वो परावर्तित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 100% प्रकाश परावर्तित हो जाता है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो यदि समानांतर समतल दर्पण है तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर है। न्यूट्रिनो की खोज करता है इनमें से कौन है? तो न्यूट्रिनो की खोज करता है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए पाउली है, ऑप्शन नंबर बी पाउली राइट आंसर है। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड होगा, ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा है? तो भारत का प्रथम सबसे पहला सैटेलाइट है आपका आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट ये भारत का सबसे पहला सैटेलाइट है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर जो है ये आपका एक आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर प्रयोग करते थे किसका? तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब राइट आंसर है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, एनिमो जो मीटर है ये वायु की चाल को मापता है, बिल्कुल सुमेलित है। अमीटर से आप विद्युत धारा मापते हैं, टैक्योमीटर से दाबांतर नहीं मापा जाता, ऑप्शन नंबर सी सम्मिलित नहीं है। पायरोमीटर से आप उच्च ताप माप सकते हैं, टैक्योमीटर से दाबांतर नहीं मापते हैं। कमेंट करके बताना है आपको कि टैक्योमीटर से क्या मापा जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि टैक्योमीटर से आप क्या मापते हैं, कमेंट करके बताइए।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, छोड़िए, अब कई लोगों को पता नहीं होगा। रोटेशन गति को मापते हैं, घूर्णन गति को। जैसे पंखा चल रहा है तो पंखा कितनी स्पीड में चल रहा है ये आप टैक्योमीटर से माप सकते हैं। उसमें से एक लेजर निकलेगी और पंखे पे पड़ेगी और आपको बता देगी कितने आरपीएम पे चल रहा है। ट्रिप्सिन में बदलने में सहायक क्या होता है? तो ट्रिप्सिन वजन को ट्रिप्सिन में बदलने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक होगा, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में चर्चा में आए स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किए गए हैं? तो स्वर्ण चावल ये आपका पराजीनी तकनीक से विकसित किए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी। सोने के चावल, स्वर्ण चावल, सोने के नहीं है, मतलब स्वर्ण चावल का नाम दिया गया, ठीक है। किस पदार्थ के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाएगी? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाएगी क्यूटीन के कारण, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? यदि आप वस्तु का वेग दुगना कर दोगे तो संवेग दुगना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अनॉक्सी श्वसन का आखिरी अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका आखिरी उत्पाद होगा आपका पायरुविक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी पायरुविक अम्ल राइट आंसर है। हाइड्रोलिक का अणुसूत्र बताइए, तो हाइड्रोलिक का अणुसूत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा CaH2, ऑप्शन नंबर बी CaH2, ये हाइड्रोलिक का अणुसूत्र है। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग क्यों करते हैं? तो नील का प्रयोग करते हैं सही वर्ण संयोजन के कारण। कपड़े क्या है, पुराने होते हैं तो पीले पड़ जाते हैं और हल्के से पीले पड़ जाएंगे, उसमें यदि आपने हल्का सा नीला रंग मिला दिया तो फिर सफेद रंग दोबारा उभर के आ जाएगा। इसलिए जब कपड़े अपन ज्यादा पहन लो गंदे हो जाते हैं तो हल्के से पीले हो जाते हैं, धो के बिल्कुल एक बूंद आप नील मिला दो और उसके बाद वो बिल्कुल व्हाइट हो जाते हैं, क्योंकि पीला और नीला रंग मिलकर सफेद बना लेगा बिल्कुल, यदि हल्का हल्का हुआ तो। एम्पिसिलिन दवाई किस चीज के लिए है? तो एम्पिसिलिन दवाई एक प्रतिजैविक दवाई कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी एक प्रतिजैविक दवाई। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? बताइए, आर्थिक न्याय की बात हो रही है तो आर्थिक न्याय, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए पढ़िए, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार या प्रस्तावना या सभी। तो आर्थिक न्याय की बात करता है नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में आर्थिक न्याय की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग का जो गठन का प्रावधान दिया गया है, यहां पर आपको दिया गया है ऑप्शन देखो 249, 280, 368 और 370। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। याद रखना जो 280 अनुच्छेद है ये संविधान के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक इनमें से किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जातक जो है ये आपका, यहां पर जो ऑप्शन देगा उसमें बौद्ध का ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध का ग्रंथ है जातक, ठीक है। अब आपको बताना है कि सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम है? सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि महावीर जी या फिर गौतम बुद्ध जी। सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम है? मैंने दो ऑप्शन दे दिए, महावीर जी का नाम है या गौतम बुद्ध जी का नाम है सिद्धार्थ बचपन का। कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 का विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था उस समय जो सेना में लोग थे उनको ये फैला दिया गया था कि जो कारतूस है वो चर्बी वाले कारतूस यूज कर रहे हैं, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करना 1857 की क्रांति का तात्कालिक विद्रोह का कारण था, ऑप्शन नंबर ए। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली जो सरकार है इसको यहां पर आप ऑप्शन पढ़ो, अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार या राष्ट्रपतीय सरकार। सरकार कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी संघीय सरकार राइट आंसर है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? स्टार लगा लो, पूछा गया क्वेश्चन। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन ये 1928 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1928 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपको बताना है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1017, 20, 1028 या 1128। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है वो है आपकी 1028 सूक्त है, ऑप्शन नंबर सी 1028 सूक्त है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? इनमें से औरंगजेब द्वारा चलाए गए जो जिहाद है उसका अर्थ क्या है? तो जिहाद का जो अर्थ है वो है दार उल इस्लाम, ऑप्शन नंबर बी दार उल इस्लाम, ये औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, याद रखिएगा। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? जब राजेंद्र चोल ने बंगाल पर हमला किया था उस समय बंगाल का शासक कौन था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर हो जाएगा महिपाल प्रथम, ऑप्शन नंबर डी महिपाल प्रथम जो था वो बंगाल का शासक था, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र चोल के समय महिपाल प्रथम बंगाल का शासक था, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? बताओ, यदि आपसे कोई पूछ ले कि भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है तो आप क्या बताएंगे? तो यहां पर भारत एक गणतंत्र है इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऐसा नहीं कि जो राजा है उसी का बेटा जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा नहीं है, जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए एक गणतंत्र राज्य है भारत, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वंशानुगत शासन नहीं है। क्वेश्चन कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस मतलब ईरान भेजा था? तो जहांगीर ने एक चित्रकार को ईरान भेजा था और उस चित्रकार का नाम है बिशन दास, ऑप्शन नंबर ए। इनको भेजा था ईरान की, वहां पे जो राजा वगैरह है जो रईस लोग रहते हैं वो कैसे दिखते हैं जरा उनकी इमेज बना के लाओ, ऑप्शन नंबर ए बिशन दास। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है, ऑप्शन नंबर डी लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? बताइए, वैश्वीकरण का अर्थ। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, कि हम अपने अर्थव्यवस्था को विश्व के मुताबिक रखेंगे, मतलब हम वैश्वीकरण करेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था को एकीकरण करना। निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो बैंकों को उच्च ऋण जोखिम जो होता है क्रेडिट कार्ड से होता है, क्योंकि वो पहले पैसा देती है कस्टमर को, ग्राहक को। आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो पहले आप खर्च कर सकते हो, उसके बाद आपको पे करना पड़ता है, यदि पे नहीं किया तो बैंकों को जोखिम हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव ये लोकसभा में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स ये जो मारा गया था ये मारा गया था आपका भगत सिंह जी की गोली से, ऑप्शन नंबर यहां पर भगत सिंह जी राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो भारतीय हीरा संस्थान ये आपका सूरत में स्थापित है। ऑप्शन नंबर बी, सूरत में स्थापित है भारतीय हीरा संस्थान। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की संयुक्त बैठक, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो, उस पर विचार करना हो, उसको पास करना हो, तब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जाती है, बुलाई जाती है, होती है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ करने में किसके द्वारा, जो प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में जो लाया गया था, ये लाया गया था, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, क्रिस्प, मार्लिमेंटो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और भारत सरकार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नहीं, मार्लिमेंटो सुधार 1909। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए, बिल्कुल सही आंसर है। मार्लिमेंटो सुधार के द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ करने जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? कि आइए और देखिए यहाँ पर नील उत्पादक जो किसान है उनकी कितनी बुरी दुर्दशा है। तो ये जो उनको बुलाया था, आमंत्रण दिया था, राम कुमार शुक्ल जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए, राम कुमार शुक्ल जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया था? तो राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी थी आपकी मालखेत या मान्यखेत, और इसको राजधानी जो बनाया था, ये बनाया था अमोघवर्ष ने। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, अमोघवर्ष इनके द्वारा राजधानी बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली शासन व्यवस्था भारत में अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कौन सा अभिलेख देख के आपको पता चलेगा कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यदि आप पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक भी फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर स्पष्ट के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? सबसे पहला, तो सबसे पहला जो नाभिकीय रिएक्टर बनाया था ये फर्मी के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, फर्मी इनके द्वारा सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में क्या होता है? इनमें से जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से सूर्य के अंदर क्या होता है? ऑप्शन पढ़ो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस या फिर हाइड्रोजन व हीलियम। तो सूर्य के अंदर होता है हाइड्रोजन व हीलियम। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन और हीलियम होता है सूर्य के अंदर। निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन एक अणुचुंबकीय पदार्थ है? तो ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लोहे में से ऑक्सीजन जो है ये एक अणुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन जो है ये एक अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, शुद्ध तत्व कौन सा है? इनमें से कोई एक शुद्ध तत्व है, वो आपको बताना है कौन सा है। कांच, सीमेंट, सोडियम। तो कांच, सीमेंट और सोडियम इनमें से जो शुद्ध तत्व है वो है आपका सोडियम। ऑप्शन नंबर सी, सोडियम एक शुद्ध तत्व की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, सोडियम राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। झंडा गीत इनमें से किसने लिखा? सभी नाम फेमस है, आपने सुने होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त या श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो झंडा गीत इसको जो लिखा गया है राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने झंडा गीत लिखा है। तो ऑप्शन बड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद, ऑप्शन बड़ी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना आरंभ की गई? बताइए कौन सा राज्य है जिसने खलिहान बीमा योजना छोटे किसानों के लिए स्टार्ट की? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट की है खलिहान बीमा योजना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं इनमें से कहां पर दिए? ऑप्शन पढ़ो, श्रावस्ती, पावा, गांधार या उज्जैन। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? सबसे ज्यादा महिलाएं किस उद्योग में कार्यरत हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है चाय उद्योग, जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग और रबड़ उद्योग। इसमें से चाय उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। ऑप्शन नंबर ए चाय उद्योग राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं के लिए सर्वाधिक संख्या में जो कार्यरत हैं। मन्नार की खाड़ी किसके तट पर के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी की बात हो रही है। तो आपका जो मन्नार की खाड़ी है यहाँ पर देखिए राज्य कौन कौन से दिए? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु के तट पर। ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु के तट पर है मन्नार की खाड़ी। आपको कमेंट करके बताना तमिलनाडु की राजधानी क्या है। तमिलनाडु जो राज्य है उसकी राजधानी क्या है ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी बिल्कुल सिंपल है, कमेंट करके बताओ जल्दी से फटाफट। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहां पर स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक जो प्लांट है ये आपका जोग प्रपात पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जोग प्रपात राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, जोग प्रपात पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? बताओ भैया सबसे ज्यादा सिंचित भाग कहां पर है? जो जहां पर खेती होती है, बोया जाता है जो। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। राइट आंसर है आपका पंजाब। पंजाब में सर्वाधिक सिंचित बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक सिंचित भाग पंजाब में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा जो तंत्र विद्यमान है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग के जाल हैं, तंत्र हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है उसका नियंत्रण केंद्र है आपका केशिरुक रज्जु। ऑप्शन नंबर सी केशिरुक रज्जु राइट आंसर हो जाएगा। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है आपका वेनेजुएला को। ऑप्शन नंबर बी वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई बताइए कितनी है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई जो होती है, अधिकतम बोली गई है तो 18 किलोमीटर। ऑप्शन जो दिए गए हैं 16 से 18 किलोमीटर होती है, तो 18 दिया गया तो 18 टिक लगा देना। ऑप्शन बड़ी 18 किलोमीटर राइट आंसर है। लाल नदी किस देश में बहती है? तो जो लाल नदी है यहाँ पर ऑप्शन पढ़ो थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार या वियतनाम। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा लाल नदी आपकी बहती है वियतनाम में। ऑप्शन बड़ी देखिए वियतनाम राइट आंसर हो जाएगा लाल नदी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मकर रेखा को 2 बार काटती है जो नदी वो है आपकी लिम्पोपो नदी। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान। ऑप्शन देखो
इटली, तुर्की, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड। राइट आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। इसको यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? साल भर वर्षा होती है पूछा गया है। तो साल भर जो वर्षा होती है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई थी? तो विश्व में सबसे पहले जो नाइट्रेट की प्राप्ति हुई थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, चिली का पठार, ऑप्शन नंबर बी। यहां से आपको विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति हुई थी चिली के पठार से, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए? तो जोहान्सबर्ग जो विख्यात है ये सोने की खदान हेतु विख्यात है, ऑप्शन नंबर ए सोने की खदान हेतु राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, पार करती है? तो भूमध्य रेखा को दो बार जो नदी पार करती है वो है आपकी कांगो नदी, ऑप्शन नंबर ए कांगो नदी राइट आंसर है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे जो बड़ी नदी है वो है आपकी अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर डी अमेजन नदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा संचलन कब प्रारंभ हुआ था? पत्र मुद्रा जो चली थी सबसे पहले कब चालू हुई थी? तो याद रखो पत्र मुद्रा सबसे पहले जो चालू हुई थी वो थी 1806 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1806 ईस्वी में सबसे पहले पत्र मुद्रा भारत के अंदर चालू हुई थी। आज का आखिरी क्वेश्चन, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? कर सुधार समिति का अध्यक्ष, ऑप्शन आप देख सकते हो प्रणब मुखर्जी, केपी नरसिम्हा, एस जानकी रामन या फिर राजा चिलैया। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका राजा चिलैया जी को कर सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा था? जब हरित क्रांति चालू हुई थी तब भारत में जो चावल का उत्पादन होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ा था? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक आंसर सही है, अपरिवर्तित रहा था या फिर घट गया था। चावल के उत्पादन पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था? कमेंट करके बताना है। अपरिवर्तित रहा था या घट गया था? कमेंट करके बताना है आपको। दोस्तों हमने आपके लिए 10,000 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ना, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन हमने आपके लिए निकाले हैं और ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ बना के आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ये पीडीएफ जिसको लेना